प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से DGISI की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जो तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म हाउस है उनकी तरफ से कहा गया कि मुशावरती अमल में वज़ारत दिफ़ा से अफसरान की फ़हरिस्त मौसूल हुई और फिर तमाम जो नामज़द अफसरान थे उनके इंटरव्यू किए गए। तर्जुमान ने यह भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ़ के दरमियान इस हवाले से एक तफसीली मुलाकात हुई और तफसीली इस पर डिस्कशन हुई और उसके बाद फिर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं उनकी बतौर DGISI तैनाती की मंजूरी दी गई और आज इसका बाकायदा नोटिफिकेशन हुआ। इस पर प्रोग्राम में सबसे पहले आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ सीनियर तजज़ियाकार डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि एग्जैक्टली तवक्को के ऐन मुताबिक है ये नाम, यही नाम पहले रिकमेंडेड भी था और यही नाम ISPR की हमने देखा था कि जो प्रेस रिलीज थी उसमें भी सामने आया था और इसी नाम की मंजूरी दी गई है। जी बिल्कुल, इस पे दो ओपिनियंस थी जो मुसलसल जो एक्सपर्ट कम्युनिटीज थी उसमें दो ओपिनियंस चल रही थी कि या तो प्राइम मिनिस्टर जो है एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जनरल नदीम ही को फाइनली अपॉइंट कर देंगे, उनकी मंजूरी दे देंगे। दूसरा ये था कि शायद वो जनरल सरफराज अली या फिर जनरल साकिब, जनरल सरफराज अली का ज्यादा नाम लिया जा रहा था कि शायद वो डिसएग्री करें रिकमेंडेशन से और जनरल सरफराज का वो हो सकता है उनकी वो अपॉइंटमेंट कर दें, वो इंटरव्यू करेंगे। लेकिन एक प्रेडोमिनेंट ओपिनियन यही थी कि अगर वो ऐसा करेंगे और जो इनिशियल रिकमेंडेशन है उससे वो डिसएग्री करेंगे तो इससे एक बदमज़गी जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी और आर्मी चीफ और GHQ का यही लगेगा कि उनकी रिकमेंडेशन को नहीं माना गया और ये चीज़ एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी और ग़ालिबन जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब वो जनरल नदीम ही को फाइनल जो है उनकी अप्रूवल दे देंगे। और इसमें प्रोसेस जो देखिए ये पहले हफ्ते से अक्टूबर की ये सिचुएशन चल रही थी 6-7 तारीख से और अब 26 तारीख हो गई है। तकरीबन 3 हफ्ते ये प्रोसेस जो है तक रहा है जिसमें फाइनली एक समरी भी आई, क्योंकि पहले तो यही था कि शायद जो अभी समझ आई है कि पहले समरीज आया ही नहीं करती थी, समरी बाद में आया करती थी, ज़बानी अप्रूवल हो जाता था। इस केस में यही हुआ है कि एक रिटन समरी आई है। देखना यह है कि मुस्तकबिल में आने वाले सालों में क्या अब ये प्रोसेस एस्टैब्लिश हो जाएगा कि हर दफा जब DGISI की अपॉइंटमेंट होनी होगी, क्योंकि रिपोर्ट को प्राइम मिनिस्टर को करते हैं तो क्या 3 नाम आएंगे, क्या समरी आया करेगी, ये दोबारा पुराना ही तरीका होगा, एक नाम पे एग्रीमेंट हो जाएगा। सही है। तो डॉक्टर साहब ये 3 हफ्ते का आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चमगवियाँ हुई कि क्या ताखीर की वजह क्या है, ताखीर क्यों की जा रही है। तो अब जो PM हाउस के तर्जुमान की तरफ से एक हमें प्रेस रिलीज मिली है उससे अंदाज़ा यही होता है कि शायद प्रोसेस को फॉलो करने के लिए ये वक्त लगा है। आप भी यही समझते हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपको यही बात बताई है कि इस पे दो ओपिनियन थी। एक ये कि चूंकि प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ था और प्रेस रिलीज इशू हो गई और गालिबन उस वक्त कंप्लीट कंसेंसस नहीं था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आर्मी चीफ की और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई और उसके बाद प्रेस रिलीज इशू हो गई और प्राइम मिनिस्टर की टीम में और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में ये उस पे एतराज था कि प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी कंसल्टेशन और कंसेंसस नहीं हुआ था और प्रेस रिलीज इशू हो गई है। तो उस पे एक असर्टिव पोजीशन अख्तियार कर ली गई और ये डिमांड किया गया कि इसकी प्रॉपर समरी जो है वो भेजी जाए। वो समरी जो है भेजी गई, 3 नाम भेजे गए। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का जो ट्वीट है उससे ये पता चलता है कि 3 इंटरव्यूज भी हुए हैं। ये और बात है कि आज ही हमें पता चला है कि इंटरव्यूज हुए हैं, इससे पहले तो हमने कोई इंटरव्यूज की खबर जो है वो नहीं सुनी है। बहरहाल ये है कि समरी आई है, वो तो चंद दिन पहले था कि समरी आ गई, फिर ये तवक्को थी कि प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब जाने से पहले ही इसको साइन कर देंगे, लेकिन फिर सऊदी अरब से जो वापस आए, आज सुबह को सऊदी अरब से पहुंचे हैं सुबह के 5 बजे। उसके बाद आर्मी चीफ की प्राइम मिनिस्टर की बहुत डिटेल मुलाकात हुई और उसके बाद फिर ये नोटिफिकेशन जो है वो साइन। सही है। डॉक्टर साहब आप नोटिफिकेशन तो हो गया लेकिन तैनाती जो है वो 20 नवंबर से है और 19 नवंबर तक जनरल फैज़ हमीद ही को अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम रखने के लिए कहा गया है। आप इसको सिग्निफिकेंट समझते हैं? ये देखिए, ये ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनल जो अंडरस्टैंडिंग है, एक ओपिनियन ये है, उससे लोग डिसएग्री कर सकते हैं कि ये कोई सिविल मिलिट्री डिवाइड नहीं थी, ना ये कोई एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस गवर्नमेंट इशू था। ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ये आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान हुई है और दोनों साइडों ने इसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट की है। प्राइम मिनिस्टर ने इस हद तक इसमें 2 चीजें जो है वो उन्होंने गेन कर ली हैं या उनके फेवर में एडजस्टमेंट की हैं। आर्मी ने एक तो ये कि समरी भेजी गई है, 3 नामों की समरी भेजी गई है, उन्होंने गालिबन इंटरव्यू किए हैं, उसके बाद उन्होंने उस डेट को भी एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दिया। यूं 3 ऐसी चीजें हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इसमें मानी गई हैं। दूसरी तरफ जो चीज आर्मी चीफ के ऑफिस की मानी गई है वो ये कि जनरल नदीम ही को रखा गया। देखिए, ये भी हमने डिस्कशन सुनी थी कि कोई भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ये ठीक है कि DGISI जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही को रिपोर्ट करते हैं और ये बेसिकली एक डिफरेंट किस्म की अपॉइंटमेंट है, ये खालिस्तान मिलिट्री अपॉइंटमेंट नहीं है। DGISI टेक्निकली तौर पर सिविलियन भी हो सकते हैं। ISI के अंदर बहुत बड़ा जो स्टाफ है
वो भी सिविलियन है, मिलिट्री ऑफिसर्स आते हैं जो इसको लीड करते हैं। लेकिन यह है कि तो प्राइम मिनिस्टर किसी को भी अपॉइंट करते हैं, लेकिन जो सेकंड टीयर अपॉइंटमेंट्स होती हैं इस इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर, जो डीजीसी, डीजीसीए, जो डीजीज होते हैं, जो मेजर जनरल्स होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट से रिप्लेसमेंट तो बहरहाल आर्मी चीफ ही करते हैं। उसमें वहां पर प्राइम मिनिस्टर की कोई कंकरेंस नहीं होती। तो ये भी एक फीलिंग थी कि किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अगर DGISI लगाएंगे तो अल्टीमेटली वो इफेक्टिव नहीं हो सकते DGISI जब तक कि उनको GHQ की सपोर्ट जो है वो नहीं होती है। इससे पहले माजी में 1 या 2 दफा ऐसा हुआ भी है और वो DGISI इफेक्टिव नहीं होते जिन्हें GHQ की सपोर्ट नहीं होती। सही है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आप अब आने वाले दिनों में खित्ते के हालात को देखते हुए, अफगानिस्तान के मामला को देखते हुए, दीगर चीज़ों को देखते हुए, आप क्या समझते हैं कि नए DGISI के सामने कौन से अहदाफ होंगे जो आते ही जिन पर उनकी नज़र रहेगी? देखिए, अफगानिस्तान के हवाले से और खुद पाकिस्तान के हवाले से बात बड़ी वाज़ेह है कि अमरीकियों ने अफगानिस्तान से एक स्ट्रेटेजिक विड्रॉल किया है। उन्हें कोई मिलिट्री डिफीट वहाँ से नहीं, उन्होंने फैसला किया है कि हमें अफगानिस्तान से निकल जाना चाहिए क्योंकि वो वहाँ पर एक सस्टेनेबल पॉलिटिकल मॉडल खड़ा करने में नाकाम रहे। लेकिन उन्हें कोई मिलिट्री डिफीट नहीं हुई और निकलते निकलते उन्हें अफगान तालिबान की बहुत कोऑपरेशन भी हासिल थी। उसके बावजूद उन्होंने इस वक्त अफगान तालिबान को हवा में लटका के रखा हुआ है। अपने सैंक्शन के नतीजे में स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि उनका बिहेवियर अगर प्रो अमेरिकन होगा, पॉजिटिव होगा, तो उनको रिवॉर्ड करेंगे। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान की इस वक्त मईशत जो है वो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रही है। यहाँ से डॉलर भी वहाँ जा रहा है और शायद खुफनोश भी जा रही है, जिसका हम बहुत प्रेशर है। ठीक है। और पाकिस्तान को फैकफ में भी फंसाया हुआ है और IMF में भी फंसाया हुआ है। तो पाकिस्तान को रिलीफ चाहिए और पाकिस्तान के नए इंटेलिजेंस हेड के लिए ये चैलेंज होगा कि किस तरह से इन सारी चीज़ों में टैकल किया जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब देने के लिए, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद नस्ला टावर कराची की बात करते हैं, जहाँ के मकीन अब बिजली, पानी और गैस के बगैर बैठे हैं। टावर गिराया जाने वाला है लेकिन उनको मुआवजा अदा नहीं किया जा रहा। क्या सूरत हाल वहाँ पर होने वाली है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने का हुक्म दे दिया है। अब हुकूमत को पता नहीं है क्या करना है, मकीनों को पता नहीं है कहाँ जाना है। आज गैस, बिजली और पानी के कनेक्शंस भी काट दिए गए हैं। एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें मकीन अपने तौर पर शिकवा करते नजर आते हैं, हुकूमत अपने तौर पर मशवरे कर रही है, लेकिन एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। हमारे साथ 92 न्यूज़ की नुमाइंदा किरण खान साहबा मौजूद हैं, जो इस सूरत हाल को बहुत दिन से कवर कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के का जो फैसला आया है उसकी रोशनी में क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं उसको बारीक बीनी से देख रही हैं। और हिना जाफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुतासरा है नस्ला टावर की। हिना जाफर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे शुरू करता हूं। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त क्या बिजली, पानी और गैस के कनेक्शन कटने के बाद आप लोग मुतबादल जगहों पर शिफ्ट हो चुके हैं? नहीं, बिल्कुल हम नस्ला टावर में ही अभी है। आज सुबह 4 बजे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई। सुबह 8 से 9 बजे के बीच में गैस हमारी बंद की गई। ये सब चीज़ें सारे न्यूज़ चैनल पे ऑलरेडी आ चुकी हैं। मैं अभी लाइव सिर्फ इस वजह से आई हूँ, आपको मैं ये चीज़ें बताना चाह रही हूँ कि हम क्या फेस कर रहे हैं। अभी तक जो चीज़ें हुई हैं वो सारी दुनिया को पता चल चुकी हैं। मैं चाहती हूँ कि अभी जो मुसीबत का फेस कर रहे हैं ना, आप उस पर फोकस करें। हम सारे रेजिडेंट्स की लाइट, गैस, पानी तो सब बंद। इस वक्त वैसे भी कोई पानी पीना पसंद भी नहीं करेगा जो लोग यहाँ रह रहे हैं। ये हालत हो गई है कि चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि बिल्डिंग को गिराओ और ये भी ऑर्डर दिया है कि हमें हमारे पैसे मिल जानी चाहिए। ठीक है, 3 महीने के अंदर, कल 27 तारीख है, 3 महीने पूरे हो जाएंगे पर हमें हमारे पैसे नहीं मिले। पर हाँ, बिल्डिंग जरूर कल गिराई जा रही है। तो हिना साहबा, क्या कोई आपके पास हुकूमत का नुमाइंदा या जो बिल्डिंग का मालिक है, किसी ने आपको आकर कहा है कि जी आपको पैसे कल तक या परसों तक या 1 हफ्ते तक मिल जाएंगे? हमें जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें सारे बिल्डर ने और उनके साथ जो आबाद की टीम है उन सब ने साफ मना कर दिया, पैसे तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। ऐसे तो आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं मिल सकते एक साथ, एकदम इतने शॉर्ट नोटिस पे। टाइम लगेगा 2 महीने, 4 महीने, 2 साल, 4 साल, 8 साल। अब आप बताएं इस टाइम में हम कहाँ जाए। मैं मानती हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल सही फैसला लिया है कि एक इलीगल प्रॉपर्टी पे एक बिल्डिंग बनाई गई है पूरे 9 साल में और उसको आबाद कर दिया गया है। उस टाइम पूरी दुनिया सो रही थी। मेन शाहरा फैसल के रोड पे, ऐसे रोड पे जहाँ पे रातों रात बिल्डिंग नहीं बनी है, पूरे 9 साल में बनी है। 4 से 5 साल से हम लोग इस बिल्डिंग में रह रहे हैं।
वो चीजें भी नोटिस कर रहे हैं। आप लोगों ने, पूरी मीडिया ने, सबने अच्छी तरह से देख ली ना लोकेशन बिल्डिंग की। ये वो रोड है जहाँ से हमारे इमरान खान साहब, हमारे चीफ जस्टिस साहब, जो अभी पाकिस्तान आपने जीता है ना, जो क्रिकेटर, वो भी इस जगह से गुजर चुके। तो जब यहाँ पे इलीगल बिल्डिंग बन रही थी तो इतने लोग जो यहाँ से गुजर रहे थे उनको ये बिल्डिंग नजर नहीं आई? क्या ये कोने में किसी गांव में अलग से बनी थी बिल्डिंग? तो हिना साहबा, जब आप लोगों ने यहाँ पर अपार्टमेंट या जगह ली तो आप लोगों को मालूम था कि ये एक इलीगल प्रॉपर्टी है या गैर कानूनी जगह है? हम लोग, हमारी बिल्डिंग में 90 से ज्यादा % लोग जो है पढ़े लिखे हैं। सारी डॉक्यूमेंटेशन, 40 NOCs देखने के बाद हमने बिल्डिंग ली, में इसमें फ्लैट दिया। कोई भी इंसान गैर कानूनी इतने पैसे कोई भी अपने खर्च नहीं करेगा। उसके बाद आप सोचें, चीफ जस्टिस साहब ने ये ऑर्डर दिया है कि इस बिल्डिंग को गिराया जाए ताकि ये जो बिल्डर माफिया है ना, उनको सजा मिल सके, उनको डर लगे, उनको डंडा मिल सके। यही है ना चीफ जस्टिस साहब का माइंड में, तो उनके यही है ना। आप मुझे बताएं, बिल्डर अपने घर में अपनी फैमिली के साथ सुकून से सो रहा है, उनके पास लाइट, बिजली, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ है, गैस सब कुछ है। जिन्होंने NOC पास की गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, वो भी सुकून से घर पे बैठे हुए। बिल्कुल सही है, आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना है और बिल्डर जो है जो बुनियादी तौर पर जिम्मेदार है और हुकूमत के जो नुमाइंदे जिम्मेदार हैं। आप ठीक कह रही हैं कि जिन्होंने रिश्वत के एवज ये इजाजतनामे दिए होंगे। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये कि ये कितने का एक अपार्टमेंट तकरीबन कितने का है? आप यानी कितने रुपयों के आप दावेदार हैं? करोड़ का। मेरी पास 3 बेड अपार्टमेंट 2.5 से 3 करोड़ के बीच में सबने लिया। अब जाहिर सी बात है, किसी ने जनवरी में लिया तो किसी ने अप्रैल में लिया तो किसी ने दिसंबर में लिया। आप जनवरी से दिसंबर तक पेट्रोल की जब आप देखेंगे ना रेट किस तरह बढ़े, तो जाहिर है यहाँ पे फ्लैट के रेट भी इसी तरह बढ़े। तो अब कंपनसेशन में हमें आज के वक्त के हिसाब से फ्लैट के पैसे मिलने चाहिए। एक पढ़ा लिखा इंसान यही बोलेगा, जो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, जो नौकरी भी कर रहा है इस पाकिस्तान में, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध और जो के चीफ जस्टिस साहब के कहने भी मान रहा है, टैक्स भी पे कर रहा है। एक इंसान जब सब कुछ कर रहा है तो हमें भी इन रिटर्न कुछ मिलना चाहिए ना। चले भाड़ में जाए सारी चीजें। मेन मकसद हमारे चीफ जस्टिस साहब का ये है कि कराची को इम्प्रूव किया जाए, इसमें इलीगल जो प्रॉपर्टी थे इनको खत्म किया जाए। ठीक है, लेकिन बुनियादी नुकता यह है कि आपको आपका मुआवजा मिलना चाहिए। अभी 1 मिनट मेरे साथ रहिएगा हिना साहबा, जरा सजा जो गलत कर रहा है उसको दें। जी बिल्कुल सही है। मैं आपको बताऊं, चीफ जस्टिस साहब से ज्यादा तो कोई अच्छा डिसीजन कोई ले नहीं सकता। पर आज मैं आपको एक बात बताऊं, अगर जस्टिस तो मैं इनको तब बोलती कि हो रहा होता कि जब आपको पैसे मिल जाएं। बिल्कुल सही है। मैं आप मेरे साथ रहिएगा जरा हिना साहबा। मैं किरण खान साहबा मेरे साथ मौजूद है। 2-3 चीजें मैं उनसे जानना चाहता हूं। किरण साहबा, इस सारे सिनेरियो में इस वक्त हुकूमत क्या सोच रही है? क्या उनके नजदीक ये कंसर्न है कि ये लोग जिनकी गैस, बिजली, पानी, जाहिर है ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर वो अमल कर रहे हैं, वो बंद कर दिया गया है, लेकिन इनके लिए मुतबादल क्या है? इनको तो इनके पैसे चाहिए और वो उन्होंने बिल्डर से लेकर देने हैं इनको। क्या उस जानिब कोई कदम उठाया है हुकूमत ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसके 2 पार्ट्स थे। एक पार्ट तो ये था कि इस बिल्डिंग को मिसमार कर दिया जाए और दूसरा पार्ट उसका ये था कि बिल्डिंग के जितने मकीन हैं उन्हें आज मार्केट प्राइस के मुताबिक जो है वो मुआवजे अदा किए जाएं। ये 2 उनके पार्ट थे। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत कॉन्सेंट्रेट कर रही है वो बिल्डिंग को मिसमार करने के लिए कर रही है। कमिश्नर कराची के दफ्तर में आज भी एक अहम इजलास हुआ जिसमें अब प्राइवेट कंपनीज को इन्वॉल्व किया जा रहा है बिल्डिंग की डेमोल्यूशन के लिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको जो है आप कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए जो है इस बिल्डिंग को गिराएं, और इस वक्त जो सरकारी इदारे हैं उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। इस वजह से प्राइवेट कंपनीज को जो है वो दावत दी जा रही है, इश्तिहार दिए जाएंगे, जिसके बाद जो है उन प्राइवेट कंपनीज इस पे अप्लाई कर सकेंगे। जहां तक दूसरे पार्ट की बात है, उस पे हुकूमत की जानिब से हमें ऐसा जिस तरह बड़ी तेजी से बिल्डिंग को मिसमार करने के लिए, क्योंकि 1 हफ्ते का नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कार्रवाई की जा रही है, इजलास किए जा रहे हैं, उस तरह अगर मुआवजा अदा करने के लिए भी किए जाएं तो मेरे ख्याल से जो मकीन इस वक्त शदीद दुश्वारी का जिन्हें सामना है, एक जहनी अजियत का सामना है, उनको कोई यकीन दहानी नहीं कराई जा रही, उनको कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा रहा उनके मुआवजे का, जिन्होंने जिंदगी भर की जमा पूंजी अपनी इस बिल्डिंग में लगा दी। और जब हमारी वहां पे मकीनों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि अगर हमें ये पता होता कि ये गैर कानूनी जगह पे बिल्डिंग बनाई गई है तो कौन अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी यहाँ पर जो है
ऐसे में एक सवाल ये भी पैदा होता है किरण साहबा कि जितने लोग इसमें शामिल रहे हैं, यानी कोई तो होगा ना जिसने गैस का इलीगल कनेक्शन दिया होगा, जिसने बिजली का इलीगल कनेक्शन दिया होगा, जिसने एनओसीज दिए होंगे 40 के 40 एनओसीज, वो लोग इसी जो है वो सरकार के लोग होंगे। क्या उन लोगों से भी कोई पूछगछ कर रहा है कि आपने ये कैसे एनओसीज दे दिए और बिल्डर से कितने पैसे रिश्वत ली? देखिए, इस हवाले से तो अब तक कोई इतलात सामने नहीं आई। 2016 में ये बिल्डिंग बनके तैयार हुई और इसके बाद जो है 2016-2017 के दरमियान यहाँ के जो रिहायशी हैं उन्होंने वहाँ पर रिहाइश अख्तियार करना शुरू की। तमाम चीज़ों के बिल वहाँ पर अदा किए जाते रहे, तमाम जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं उसके कनेक्शन वहाँ पर दिए गए। लेकिन ये सवाल जो है ये हुकूमत की जानिब से नहीं किया जा रहा कि वो कौन लोग थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बिल्डर की जहाँ तक बात है तो बिल्डर का अपना रोना रोते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, वो यकमुश्त जो है बड़ी रकम अदा नहीं कर सकते। यहाँ पर स्टेट की जिम्मेदारी आती है, इन मकीनों को सहारा देना इस वक्त स्टेट की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। अपने ऑपरेशंस तक यहाँ पे मुलतवी कराए गए हैं। किसी का हार्ट का ऑपरेशन था वो मुलतवी कराया गया क्योंकि इस सिचुएशन में वो नहीं करा सकते। तो इस वक्त एक इंसानी अलमिया जो है वो जन्म लेगा अगर हुकूमत की जानिब से इन लोगों को कंपनसेट करने का फौरी बंदोबस्त नहीं किया जाता। ये बताइए कि हुकूमत ने एक ऑर्डर का एक ये भी हिस्सा है कि अगर बिल्डर पैसे नहीं देता तो उसकी जायदादों को जब्त किया जाए। इस ज़मीन में हुकूमत ने कुछ इनिशिएट किया है, कोई पहला कदम उठाया है? देखिए, इस वक्त तो हुकूमत की जो पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक हफ्ते में बिल्डिंग मिसमार करने का ऑर्डर दिया है, क्योंकि पहला ऑर्डर आया था 16 जून को, जून के महीने में ऑर्डर आया था, जिसके बाद अब जब दोबारा हियरिंग हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा और फिर एक हफ्ते की मोहलत दी है कमिश्नर कराची को कि कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए जो है आप इस बिल्डिंग को गिराएं। तो अभी सारा फोकस जो है वो हुकूमती मशीनरी का इस बिल्डिंग को मिसमार करने के लिए है। और जो आज वहां के जो मकीन जो एहतजाज कर रहे थे वो इसी बात पे कर रहे थे कि उन्हें पहले मुआवजा दें, उसके बाद बिल्डिंग का जो करना है करें। वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि अमल दरामद कराया जाए, लेकिन जो दो पार्ट्स हैं ऑर्डर के, उस दो पार्ट में से जो उनके मुआवजे का पार्ट है वो अदा कर दिया जाए और उसके बाद बिल्डिंग गिराई जाए ताकि ये भी सुक्का सांस ले सके। ये जो बिल्डर है ये श्योरिटी नहीं है कि एक दफा बिल्डिंग गिर जाएगी। जी, ये जो बिल्डर है ये इसके बारे में क्या हुकूमत के पास तमाम डिटेल्स मौजूद हैं कि ये कौन है, क्या है, इसकी और भी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसके पास इस वक्त इसके नाम पर जितनी जायदादें हैं उसकी मालियत कितनी है और क्या उसकी हैसियत है कि वो इनको अदा कर सके पैसे? क्योंकि अभी तक तो वो ये कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन क्या उसकी बाकी जायदादें बेचकर इनके पैसे अदा किए जा सकते हैं? हुकूमत ने आदादोशुमार इकट्ठे कर लिए हैं क्या? जी, हुकूमत चाहती तो ये सारे काम कर सकती थी और हुकूमत के पास चाहे तो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे उनकी ये सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होगी। और बिल्डर ने पहले इन्हीं मकीनों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। जो बिल्डर थे उनके बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने सारे हालात भी बताए थे। लेकिन अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो बाउंड करे बिल्डर को कि वो इनकी रकम अदा करे, और अगर बिल्डर ये रकम नहीं अदा कर सकता तो फिर रियासत की जिम्मेदारी होती है तो किसी ना किसी तरह आप इन मकीनों को कंपनसेट करें और बिल्डर को इस चीज का पाबंद बनाएं आपको ये करना है। अच्छा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह ऑर्डर है इस हवाले से, मुआवजे के हवाले से। जी जी, अच्छा, तो किरण साहब आप क्या लग रहा है, पहले नस्ला टावर गिरेगा या पहले मुतासिरीन को पैसे मिलेंगे? जो तैयारियां गवर्नमेंट की तरफ से हमें नजर आ रही हैं, जितनी फुर्तियां इस वक्त जो कमिश्नर कराची और दीगर इदारों की जानिब से दिखाई जा रही हैं, जिस तरह इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कि पहले नस्ला टावर गिरेगा और उसके बाद फिर इन लोगों को कंपनसेशन की हवाले से बातचीत की जाएगी। ताहम लोगों यहाँ के जो मकीन हैं वो जरूर ये मुतालबा करते नजर आ रहे हैं हमें कि उनका मुआवजा अदा किया जाए ताकि वो ये अपने घर भी खाली कर देंगे और फिर आराम से नस्ला टावर के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर इंप्लीमेंट करने के लिए वो की जा सके। किरण साहबा, कोई ऐसी फैमिली है अभी तक जो छोड़ गई हो, अपार्टमेंट खाली कर दिया हो उसने इस ऑर्डर के बाद? लाइन कट गई। किरण साहबा को आवाज़ नहीं जा रही, गालिबन लाइन दोबारा मिला लें। हिना जाफर साहबा, मुझे ये बताइए आपकी स्ट्रेटजी क्या है? आप अगर आपको मुआवजा नहीं मिलता, आप बिल्डिंग मुकर्रर तारीख पर जब तक कि आपको नोटिस दिया गया है आप इसको छोड़ देंगे और बाद में मुआवजे के लिए जो हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको मुआवजा अदा किया जाए, या आप बैठे रहेंगे जब तक मुआवजा न मिले? आपने क्या फैसला क्या किया आप लोगों ने जो वहाँ पर रहते हैं? ये बताएं, आप हमें ये बताएं कि जून से लेकर जुलाई से लेकर इन पूरे 3-4 महीनों में हमारी ऐसी कौन सी बात मानी गई है जो अभी आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, आप क्या चाहती हैं, आप क्या मतलब
सोच के बैठिए, हम क्या सोचें, आप हमें ये बताएं। हमें बिल्डर ने बोल दिया, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं तुम लोग को पैसे दूं, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या ये बिल्डर माफिया सुधर गए? वो तो बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए, मैं बच गया। चलिए, ये तो जाहिर है अदालत के फैसले पर हम कमेंट नहीं करते, लेकिन इस पर तो अब जो रुकावटें हैं हुकूमत को वो दूर करनी है। किरण खान साहब, मुझे ये बताइए कि क्या कोई फैमिली ऐसी है जिसने अभी तक इस ऑर्डर के आने के बाद घर खाली किया हो, यहाँ से चले गए हो? कोई ऐसी फैमिली नहीं है, हम यहीं बैठे हैं। जी, अभी यहाँ पर हमने देखा कि कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है जिसने पूरा अपना घर खाली कर दिया, और कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें अपनी जो कीमती चीज़ें हैं वो ज़रूर, हमने कुछ ट्रक्स देखे थे जो वहाँ से गए थे, लेकिन तमाम के तमाम 44 के करीब इस बिल्डिंग में जो है वो फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, और वहाँ पर लोग जो है वो रिहाइश पजीर हैं, और अब तक किसी ने भी बिल्डिंग खाली नहीं की। और यही बात की जा रही है मकीनों की जानिब से कि जब तक उन्हें मुआवजा अदा नहीं किया जाता, बिजली और गैस के बगैर तो गुजारा फिर भी हो सकता है, मगर यहाँ बच्चे और फैमिलीज पानी के बगैर कैसे रह रही हैं? बहुत मुश्किल है। देखें, आज से इनकी पानी का कनेक्शन कटा। अगर हम कहें कि पानी, और सिर्फ पानी का कनेक्शन नहीं कटा, सीवरेज की लाइंस भी जो है वो मुनक़ता की जा रही हैं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए वहाँ पे इस तरह से सर्वाइव करना। हुकूमत को इस वक्त जो है बहुत एक्टिव होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया किरण खान साहब और हिना जाफर साहबा, आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हुकूमत के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो इन मुतासरीन को इनका मुआवजा दाकर मुतबादल जगह पर शिफ्ट करना है, और इसमें हम देख रहे हैं कि कोई ख़ास सुरत से काम लेती हुई हुकूमत में दिखाई नहीं दे रही। और फिर वो तमाम लोग जिन्होंने ये 40 के 40 एनओसीज जारी किए थे एक गैर कानूनी प्लाजा तामीर करने में मुआवनत की थी सरकार के, वो लोग, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, एक ब्रेक के बाद उनसे बात करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों पर भी वो रिस्पॉन्ड करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सीनियर तजज़्ज़ाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद है। मज़हर साहब, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो ये नस्ला टावर के हवाले से मैं 2-3 चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ, और फिर DGISI की आज जो अपॉइंटमेंट हुई है उस हवाले से। पहले तो सर ये बताइए कि जो मुतासरीन का शिकवा है कि बाकी बहुत सारी बिल्डिंग्स को रेगुलराइज़ किया गया, तो हमें भी ये फेवर दी जा सकती थी, हमारे इस टावर को भी रेगुलराइज किया जा सकता था। आप ये आर्गूमेंट मानने के लिए तैयार हैं या फ़र्क समझते हैं आप इसमें और बाकी बिल्डिंग्स में? नहीं, ये आर्गूमेंट तो मैं नहीं बाय करता कि रेगुलराइज कर दें। मतलब वो एक जनरल पॉलिसी होती है, आप उसमें सेलेक्टिव हो जाते हैं। ये बात ठीक है कि सेलेक्टिव हो जाते हैं, कहीं रेगुलराइजेशन हो जाती है और कहीं नहीं होती, क्योंकि दोनों अगर गैर कानूनी चीज़ें हैं तो फिर दोनों के बारे में जो तरीक़ेकार तो एक होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो गैर कानूनी चीज़ों को रोकना होगा। असल चीज़ ये कि जब वो गैर कानूनी तामीरात हो रही होती हैं उस वक्त क्यों नहीं रोका जाता? बुनियादी सवाल ये है, अभी भी कई जगहों पे गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, अभी भी कई जगहों पे सबको पता है कि चीज़ें कन्वर्ट कर दी जाती हैं, रेजिडेंशियल एरिया कमर्शियल बन जाता है, कमर्शियल एरिया रेजिडेंशियल हो जाता है। हॉस्पिटल की जो ज़मीन है वो एमिनिटी प्लॉट्स जो होते हैं उस पर हाई राइज बनी हुई हैं, प्लाजाज बने हुए हैं। तो जब ये हो रहा होता है उस वक्त सब क्यों सोए हुए होते हैं? उस वक्त ये सारी चीज़ें उस वक्त निशानदेही क्यों नहीं की जाती जब एक बिल्डिंग खड़ी हो गई? और ऐसा भी होता है कि आपको कई 100 पिटीशंस मिलेंगी, मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकता, लेकिन बेशुमार पिटीशंस में स्टे ऑर्डर मिलता है। स्टे ऑर्डर का मतलब होता यह है कि स्टेटस को बरकरार रहे जी। प्रॉब्लम यह होती है कि स्टेट ऑर्डर मिलता है लेकिन पर्दे डाल के बिल्डिंग पूरी खड़ी हो जाती है। अब मुझे बताएं, उसका कभी नोटिस क्यों नहीं लिया गया? जब रहायशी नहीं आए थे इन जगहों पे, उस वक्त ये जगह क्यों नहीं तोड़ी गई? और सिर्फ एक ही नहीं है, कई इमारतें कराची में तो गैर कानूनी का आपको पता है कि KDA और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में 20-20, 25-25, 40-40 लाख रिश्वत चलती है।
ऐसा नहीं होता, यूं फाइल घूमती है। जी बिल्कुल, ये भाई साहब आपने खुद ही कह दिया। आपने जो अभी कहा था कि जब ये तामीर हो रही थी तो लोग कहाँ सो रहे थे, तो मैं यही आपसे पूछने वाला था कि लोग सो रहे थे या माल बना रहे थे। और ये मुल्क भर में हम देखते हैं कि जहां पर जरा सा आपने कुछ गैर कानूनी करना है तो वहां रेट बहुत बढ़ जाता है और रिश्वत का बाजार गर्म हो जाता है। तो सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या ऐसे लोगों की निशानदही होगी या की जानी चाहिए कि किन किन लोगों ने यहाँ इसमें माल बनाया और किन किन लोगों ने इजाजत दी, कौन कौन जिम्मेदार है, क्या उनको भी कटहरे में लाया जाना चाहिए? असद, आपको पता है कि खालिद बिन वलीद रोड पे जो 400 गज का प्लॉट है और जो 420 या 450 गज का वो है, 400 गज का प्लॉट है, उसको नक्शे में 400 गज का प्लॉट दिखाया जाता है, 420 का 20 गज का दिखाया जाता है या उससे ज्यादा का दिखाया जाता है। उसकी वजह क्या है 400 गज का और सिर्फ इस 20 गज पे लाखों रुपए मिल जाते हैं उसको जो बेच रहा होता है। होता यह है कि 400 गज के प्लॉट पे आप 1+6 से ज्यादा नहीं बना सकते जी, और 400 गज से अगर 1 गज भी ज्यादा हो गया तो आप 11, 12, 14 मंजिला बना सकते हैं। अब आप तसव्वुर करें उस जगह पे एक एक फ्लैट की कीमत कई करोड़ है जी, और आप देखें कि सिर्फ तो ये एक मैसिव करप्शन के इदारे हैं ये। इसकी तकर्रुरी में करोड़ों रुपए रिश्वत दी जाती है। मतलब आखिर किसी ने तो इसको गैस का कनेक्शन इलीगली दिया होगा, किसी ने तो बिजली का कनेक्शन दिया होगा और वो दस्तखत जो है वो आज भी फाइलों में मौजूद होंगे। उनको कटहरे में लाना मुमकिन नहीं है या कोई लाना चाहता नहीं? बिल्कुल मुमकिन है। क्यों नहीं मुमकिन है? क्या बिल्डर का पता नहीं है वो किधर है? यही बिल्डर जो है कहीं और भी इन्वेस्ट कर रहा होगा, इसी तरह कर रहा होगा, उन्हीं अफसरान के साथ मिलकर कर रहा होगा। ये अभी जहां मेहरान में आग लगी थी फैक्ट्री में, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे। सब उसमें चले गए कि जी ये आग कैसे लगी, क्या ये वो बिल्डिंग ही गलत, वो फैक्ट्री ही गलत बनी हुई थी, उसको क्यों नहीं डिमोलिश किया गया? उस इमारत को क्यों नहीं डिमोलिश किया गया? उस फैक्ट्री को क्यों नहीं खत्म किया गया? बिल्डिंग देखिए, सबसे पहले इस बिल्डर को पकड़ना चाहिए, सबसे पहले उसके जिन्होंने एनओसी दिए, क्योंकि एक आम आदमी कहीं प्लॉट के लिए बुक कराने जाता है, वो क्या देखता है जी? वो ये देखता है कि जी बिल्डिंग कंट्रोल का एनओसी है कि बाकी जो फॉर्मेलिटीज हैं जो कानूनी हैं वो हैं, वो उसके बाद वो एक बुक करा लेता है जी। आज आप जब उसको वो कर रहे हैं तो वो तो उसका तो कम से कम कसूर है, जिसका बुनियादी कसूर है वो आजाद है और जिसका सबसे कम कसूर है जी, उससे आप अपार्टमेंट खाली करा रहे हैं और उस बिल्डिंग को गिरा रहे हैं। अब इस बिल्डिंग का जो मालिक है उसने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बिल्डिंग का मालिक है उससे पैसे लेकर इन मुतासिरीन को दिए जाएं। उसने कह दिया मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो आपको दे ही नहीं सकता। तो आपके ख्याल में क्या इंटेंशन दिखाई देती है सिंध सरकार की कि वो किसी भी तरह से मुतासिरीन को बहरहाल मुतासर होने से बचाएं और उनका मुआवजा उनको अदा करवाएं? इसलिए कि उस बिल्डर ने कहीं और इन्वेस्ट किए होंगे, उससे उनको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जाता? ऐसे सारे बिल्डर्स को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं किया आज तक कोई भी? इसलिए कि पैसा चलता है, ऊपर से लेके नीचे तक पैसा चलता है। आप पूरा नाजमाबाद चले जाएं, आप पूरे हैदरी चले जाएं, आप तारिक रोड चले जाएं, आप डिफेंस आ जाएं, क्या डीएचए में कम होता है ये काम? चाइना कटिंग को हमने सिर्फ पॉलिटिकल रंग दे दिया। आज भी चाइना कटिंग हो रही है और ये चाइना कटिंग होती रहती है। करोड़ों की, जहां करोड़ों रिश्वत चलती हो वहां चीजें नहीं रुका करती। इसलिए इस चीज को अगर करना है, क्योंकि यहां पता ही नहीं होता ना कि ये जो जमीन है ये केडीए की है, केएमसी की है, डीएचए की है, कैंटोनमेंट की है, किस इदारे की है? फेडरल गवर्नमेंट की है, कराची पोर्ट की है। इसलिए कराची जो है एक सोने की चिड़िया है। कभी अब उसमें जिन लोगों को पकड़ना चाहिए, जहां चीजें बेहतर करनी चाहिए, वहां चीजें बेहतर किए बगैर हम सिर्फ उसमें रहने वालों को अगर सिर्फ उनको टारगेट कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ये थोड़ी सी ज्यादती हुई है उनके साथ। इसलिए उस चीज को एड्रेस करना चाहिए कि जब तक उनके पैसे ना मिले, एटलीस्ट उस वक्त तक तो उनको रहने दिया जाए कि आप करवाएं, चाहे सिंध गवर्नमेंट दे या उस बिल्डर को पकड़े, उससे निकलवाए पैसे। ऐसा हो नहीं सकता कि वो जो है वो खाली हाथ हो जी।
उससे निकलवाएं, वो सही पे है। करे। तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर वो ना दे तो फिर उसकी जायदादें जब्त की जाएं और मुआवजा जो है वो इस तरह से वसूल किया जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है फैसला, लेकिन उस वक्त तक उनको तो रोका जाए। जी। आज तो उनके तमाम कनेक्शंस मुनक़ता हो गए और वो उसकी वजह से काफ़ी परेशान है। एक और मामले की तरफ मैं आना चाहता हूँ मजहब, और वो ये है कि DGISI की तैनाती हो गई और जनरल नदीम अमजद साहब का नाम जो है वो इसमें सामने आ गया। ये तवक्को के ऐन मुताबिक नाम है, क्योंकि यही नाम पहले ISPR की तरफ से भी हमारे सामने आ चुका है और यही रिकमेंडेशन भी थी। असल नाम पे कभी एतराज़ नहीं था वज़ीर आज़म की तरफ से, मुझे जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि नाम पे एतराज़ नहीं था, तरीक़ेकार पे एतराज़ था, लेकिन वो फ़नी ख़राबी नहीं थी। उसमें वो फ़नी ख़राबी की गई, अवाम किया गया, लेकिन अल्टीमेटली वो जो PM की बातें हैं वो फ़ौज ने मानी, और अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि ये प्रेस रिलीज़ वज़ीर आज़म हाउस से जारी करनी चाहिए थी, उन्होंने मान लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि DGISI फैज़ हमीद साहब को जो है कुछ अरसे के लिए रखा जाए, वो भी बात मान ली गई। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो चीज़ है, इस चीज़ का तो प्राइम मिनिस्टर की अपनी जो भी बातें थी उसको अल्टीमेटली मान लिया गया, लेकिन ये बातें तो 2 दिन में, 1 दिन में हल हो सकती थी, चंद घंटों में वो हो सकती थी। वो चीज़ अभी भी देखने की ज़रूरत है कि वो क्या वजह है कि क्या फ़ौज की तरफ से जल्दबाजी में प्रेस रिलीज जारी हो गई उस समरी को, या ये कि उन्होंने माजी में देखा कि माजी में ही शायद ऐसा होता रहा है, लिहाजा उन्होंने जारी कर दी। तो हमें देखना पड़ेगा कि गलती कहाँ हुई है, और जिसकी वजह से एक फ़नी ख़राबी अभाम बनी, अभाम एक बुरान की शक्ल इख्तियार कर गया। हर 2 सूरतों में इसको 20 दिन नहीं लगने चाहिए थे, 20-22 दिन नहीं लगने। आज जो तर्जुमान की तरफ से प्रेस रिलीज आई है या वजाहत आई है, उससे तासुर ये मिलता है कि शायद प्रोसेस को फॉलो करने के लिए और ये जो तमाम जो इंटरव्यूज़ हुए हैं और ड्यू प्रोसेस था उसको फॉलो करने में ये टाइम लगा है। देखिए, इंटरव्यू का मुझे नहीं समझ में आता, इंटरव्यू हो या ना हो, लेकिन इतनी अहम पोजीशंस पर या तो एक चीज़ का फैसला करना पड़ेगा। देखिए, इसलिए इस इदारे के सरबराह की तकर्री पोलिटिसाइज हो जाती है, हमेशा हो जाती है एक आध केसेस को छोड़ के जी, क्योंकि उनका पॉलिटिकल रोल बढ़ जाता है। जब तक इदारे के पॉलिटिकल रोल पे आप फैसला नहीं करेंगे, इसको फौज को भी सोचने की ज़रूरत है, सियासी जमातों को भी, पार्लियामेंट को भी सोचने की ज़रूरत है। तो ये एक मामूल सी तकर्री होगी। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला कर लिया कि जी चीफ जस्टिस जो होगा वो सीनियर मोस्ट होगा, यानी आर्मी चीफ के बारे में भी होना चाहिए कि जी जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट में आप आज से 20 साल बाद भी बता सकते हैं कि चीफ जस्टिस कौन होगा। सही। तो उन्होंने उस कंट्रोवर्सी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कभी तोसी नहीं होती। जी हाँ। तो यही चीज़ें इसी तरीके से चीज़ों को मैच्योर करने की ज़रूरत है, मैच्योर होने की ज़रूरत है। तो ये मामूल हम देखें कि अब 19 नवंबर तक फैज़ हमीद साहब जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे, यानी मज़ीद 2-3 हफ्ते तक। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को किस तरह से देखते हैं कि अभी फैज़ हमीद साहब को मज़ीद कंटिन्यू करा गया है टिल 19 नवंबर? वो मेरा ख्याल है, हालांकि जनरल नदीम भी आ जाते तो इसमें कोई वो नहीं होता, क्योंकि वो आईएसआई अफगान सेल या आईएसआई का तो पूरा एक स्ट्रक्चर है ना, उसमें कोई भी आएगा। और जाहिर है जनरल नदीम भी फौज का हिस्सा रहे, 3 स्टार जनरल हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं, लोगों को पता होती हैं, इसीलिए उनका नाम ये सजेस्ट किया गया। कोई तो वजह होगी ना। तो उसमें मसला नहीं है कि आपने अफगान सिचुएशन में कोई जाहिर है जनरल फैज़ कोई ऐसा पॉलिसी डिसीजन तो नहीं लेने जा रहे अगले 2-3 हफ्तों में कि जिसकी वजह से पूरी अफगान सियासत तब्दील हो जाएगी, अफगान पॉलिसी तब्दील हो जाएगी। वो मसला नहीं है मेरा ख्याल है। इस चीज़ को हमें उसमें वो नहीं करना चाहिए कि जी इस वजह से आप, क्योंकि 2 हफ्ते में तो कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती। लेकिन मेरा ख्याल है असल चीज़ ये है कि इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, वरना ये बहस जो है एक कौमी सलामती के इदारे को हम जब सियासत में ले आते हैं या हम उस पर डिबेट करते हैं, इस मसले को इसलिए डिबेट करते हैं क्योंकि एक तारीख रही है, तो उसको देखने की ज़रूरत है। अगर हमने उसको देखना नहीं छोड़ा और इसी तरह चलता रहा
तो हर DGISI की अपॉइंटमेंट के वक्त इसी तरह के तनाज़े। ठीक है, राइट सर। मदद साहब, एक आज शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुज़ाकरात जो उनके चल रहे हैं कलअदम तंजीम के एहतजाज को ख़त्म करने के हवाले से, उन्होंने कहा कि जी हम तमाम ऑप्शंस पर गौर करने के लिए तैयार हैं सिवाय एक ऑप्शन के, और वो ऑप्शन है एक सफ़ीर को मुल्क बदर कर रहे हैं उससे ताल्लुकात ख़त्म करने के हवाले से, इस पर गौर नहीं हो सकता, बाकी तमाम चीज़ें मानने के लिए तैयार हैं और हमने ये ऑफ़र की है। और वो एक नुक्ता जो हुकूमत नहीं मान सकती उसको वो तंजीम मानने के लिए तैयार नहीं है। एक डेडलॉक की सी शक्ल दिखाई फ़िलहाल देती है। आपके ख्याल में हुकूमत ने बहुत कुछ, बल्कि बहुत कुछ से भी शायद कुछ बढ़कर ऑफ़र किया कि हम आपके कलअदम का स्टेटस उस पर बात कर सकते हैं, 4th शेड्यूल पर बात कर सकते हैं, तो हुकूमत ने आपके ख्याल में पूरी कोशिश की है कि ये डेडलॉक ख़त्म हो और एहतजाज की सूरत हाल बरकरार न रहे? देखिए, हुकूमत ने एक सिचुएशन खुद ही क्रिएट की, इन्होंने ही कलअदम करार दिया था ना जी, इन्होंने ही ये सिचुएशन क्रिएट की। ये कोई पहला धरना तो नहीं है TLP का। इसी तरीके से इससे पहले भी इसी गवर्नमेंट में तकरीबन 3 धरने हो चुके हैं। तो अगर उस चीज़ को हमें इस चीज़ का क्यों इंतज़ार करना पड़ता है कि कुछ लाशें गिरें तो हम मुज़ाकरात करें? लाशें गिरने से पहले आप मुज़ाकरात करें, और अगर आप इस नतीजे पे पहुँचें कि वो नहीं मान रहे तो फिर रियासत अपनी रेट इस्टेब्लिश करे। ये नहीं कि आप एक क्योस क्रिएट कर दें। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें, यही शेख रशीद थे आज से कुछ महीने पहले जब इस तंजीम को कलअदम किया गया तो उस वक्त इनकी टोन देखें, उस वक्त इनकी टोन में वो थी, और कल पिछले चंद दिनों में इनकी टोन देखें। तो आप रियासत फैसला करें ना, गवर्नमेंट फैसला करे कि जी TLP का स्टेटस क्या है जी। वो इलेक्शन कमीशन में आज भी रजिस्टर्ड हैं जी, उनकी एक इलेक्टोरल फॉलोइंग भी है, उनके बड़ी तादाद में वोटर्स भी हैं। वो उन्होंने 2018 में ये साबित भी किया है कि जी उनके 50-50 हज़ार एक कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको वोट पड़े हैं। कराची में उनकी 2 MPs की सीट्स भी हैं। तो अब एक तंजीम को आपने किस तरह टैकल करना है उस चीज़ को देखें। अगर ये चीज़ें चलती, ये रवायत चलती रही कि जी अब अगर वो नहीं मान रहे और वो आगे बढ़ रहे हैं, आप क्या करेंगे जी? तो मेरा ख्याल है सड़कों पे आने से पहले मसले को रिजॉल्व करने की ज़रूरत होती है। सड़कों पे आने के बाद फिर या तो मॉडल टाउन हो जाता है या वही होता है जो अभी हुआ। तो ये मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने बेहतर तरीके से, मजीद बेहतर तरीके से गवर्नमेंट इसको हैंडल कर सकती थी। बहुत शुक्रिया बज़र अब्बास साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अफगानिस्तान की सूरत पर बात करते हैं। वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा खदशा जाहिर कर रहा है कि एक बहुत बड़ा इंसानी बहरान आ सकता है। सर्दी वहाँ पर बढ़ रही है, ग़ज़ाई किल्लत पैदा हो रही है, लाखों की तादाद में बच्चे, ख़वातीन हालात के रहमो करम पर हैं और दुनिया जाग नहीं रही है। एक ब्रेक लेते हैं, इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान सर उठाने को है। भूख, गुर्बत और बीमारी जैसे मसाइल वहाँ पर मौजूद हैं। सर्दी आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐसे में एक रिपोर्ट जारी की है। उसने कहा है कि अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो बच्चों समेत लाखों अफगान शहरी भूख से मर सकते हैं, जबकि 2 करोड़ अफराद के फौरी तौर पर मुतासर होने का खतरा है। यह भी कहा गया है कि 23 मिलियन अफगान इस मौसम सरमा में ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होंगे, जिन्हें जुज़वी तौर पर खिलाने के लिए तकरीबन $220 मिलियन माहाना ज़रूरत है। अब इतनी बड़ी रकम जो अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत को से बचने के लिए दरकार है, चाहिए है, उसके लिए आलमी क़ुव्वतें क्या कर रही हैं? क्या ये कहीं पर कंसर्न है? क्या इस बहरान को कोई देख रहा है? क्या इस पर कोई सर जोड़कर बैठा है? और फिर अगर ये इंसानी बहरान पैदा होता है तो किस किस पर क्या क्या असरात इसके मुरतब होंगे? क्या दुनिया को इसका एहसास है? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी सुमेरा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो पिछले 2-3 माह में कई मरतबा अफगानिस्तान जा चुकी हैं और अफगानिस्तान की सूरत हाल को खुद ऑब्जर्व करके रिपोर्ट कर चुकी हैं। सुमेरा साहबा, बहुत शुक्रिया। आप जब वहाँ पर थी और जब मैंने भी वहाँ पर विजिट किया उसके बाद, तो हमने देखा कि बहुत से लोग वहाँ पर बेयारो मददगार पार्क्स में पड़े हैं। उनके पास खैमे भी सही से मौजूद नहीं है, खुराक मौजूद नहीं है, और तब मौसम इतना सर्द नहीं था, अब मौसम ज़्यादा सर्द हो गया है। किस तरह के चैलेंजेस का सामना है इस वक्त अफगानिस्तान को? बहुत शुक्रिया असद। जब हम वहाँ पर थे आपने बिल्कुल सही तरीके से इसकी मंजरकशी की है। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न उन लोगों के लिए था जो खुले आसमान तले पड़े थे। उनमें से मेरी इत्तला के मुताबिक जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद या बाकी तर्जुमानों से बात होती रहती है,
उनका तो ये क्लेम है कि वो ज्यादातर लोगों को भिजवा चुके हैं वापस, क्योंकि जंग खत्म हो चुकी है, बहुत से घर भी खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि लोग एक बड़ी तादाद में काबुल से गए हैं दूसरे ममालिक में, तो वो जो घर खाली पड़े हैं फिलहाल वहाँ घर से बेघर लोगों को आबाद किया जा रहा है। लेकिन वो मसले का हल नहीं है, क्योंकि दवाइयों की शॉर्टेज है, दवाइयों की किल्लत है बहुत ज्यादा, बच्चे जो है वो भूख से मर रहे हैं, जो मेरे तक इत्तला अभी आ रही है। अफसोस तो सबसे तकलीफ दे सूरत हाल ये है, मैंने पिछले दिनों जो हमारे सदर हैं, सदर आरिफ अलवी, और उनकी अहलिया से एक मुलाकात में भी इस मामले को उठाने की कोशिश की कि खुदारा इसके ऊपर वक्त से बात कीजिए, काम कीजिए, क्योंकि दवाओं की किल्लत और खुराक की किल्लत, वहां पे इमदादी कार्रवाइयां तो हो रही हैं, लेकिन क्योंकि उनका मैकेनिज्म नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि वो ममालिक जैसे पाकिस्तान ने IDPs का क्राइसिस बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है, तजुर्बा है इनको, तो इनको अपने माहिरीन को फौरन वहां भेजना चाहिए, ताकि वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन, एड डिस्ट्रीब्यूशन या मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन या वो सहूलियात वो फौरी तौर पे दूर दराज इलाकों में पहुंचाई जाए। काबुल में तो फिर भी पहुंच रही हैं चीजें, लेकिन दूर उफ्तादा इलाके, और मसला भी है ना कि वहां पर फर्ज कीजिए कि अगर आम लोग भी मुआवजत के लिए आगे आना चाहते हैं, जैसे जी, अगर कुंदूज है वहां नहीं। जी सुमेरा, एक चीज़ मैं और भी हम देखते हैं कि वहाँ पर अगर कुछ लोग, आम लोग यानी हुकूमत में जो नहीं हैं, मुखय्यर हजरात, वो आगे आना चाहते हैं, तो उनके पैसों में बैंकों में फ्रीज पड़े हैं एक तरह से, और वहाँ पर जाहिर है एक कदगन है, 20,000 रुपये आप हफ्ते में निकाल सकते हैं, तो अपने पैसों तक रसाई ना होने की वजह से लोग सिर्फ अपनी ही मदद कर पा रहे हैं, किसी दूसरे की मदद अगर वो हैसियत रखते भी हैं तो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पैसे तो बैंकों में हैं, और वो मसला तब तक हल नहीं होगा जब तक उनके एसेट्स जो हैं वो अनफ्रीज नहीं किए जाएंगे। तो ये तमाम पहलू जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। आपके ख्याल में क्या इस पर आलमी ताकतें नजर रखे हुए हैं, देख रही हैं इसको हल करने के लिए? मेरा ख्याल है असद उनको सब कुछ बहुत अच्छी तरह पता है। जब मैं और आप पाकिस्तान में बैठ के या अफगानिस्तान में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है कि इस सारी सूरत हाल का उनको पता ना हो, और अगर उनको इसका इदराक ना होता तो जैसे ही विड्रॉल हुआ 30 और 31 के दरमियानी शब को, 1 अगस्त को, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन के जो रिमार्क्स थे सहाफियों से बात करते हुए वॉशिंगटन में, उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि एड एजेंसीज के थ्रू कैश का इनफ्लो जारी रहेगा अफगानिस्तान में, लेकिन हम तालिबान को पैसे नहीं देंगे। अब मेरा ख्याल है जो मेरी नाक़िस राय कहती है या तज्जिया कहता है कि अमेरिका या बाकी आलमी ताकतें चाहती हैं कि तालिबान को वो लोगों से मांगता हुआ दिखाएं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि वो ताकत जिसने अफगानिस्तान को 1 महीने के अंदर सर कर लिया या सूबे तमाम फतह कर लिए, पंशेर आखिरी हड्डी थी वो भी उनके हलक से उतर गई, अब वो शायद चाहते हैं कि थोड़ी सुबकी कराई जाए इनकी, और वरना इतने बच्चों को मरता देखना, औरतों को मरता देखना, पाकिस्तान से अब तक बेतहाशा इमदाद जा चुकी है, दो राय नहीं है। भारत अभी तक नहीं भेज रहा इंसानी इमदाद अफगानिस्तान, आप अगर नोट करें अमेरिका भेज रहा है, मगर शायद मुझे लगता है कि शायद इनका इरादा यही है कि तालिबान को दुनिया के सामने हाथ फैलाते हुए दिखाया जाए और ये खुलकर मांगे। जैसे पिछले दिनों आज भी चीनी वजीर खारजा से जब इनकी मुलाकात हुई, कल माफ कीजिएगा, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की, तो उसमें भी ये मामला उठाया गया कि इस सूरत हाल से पहले कैसे निपटा जाए, क्योंकि एक और बड़ा दर्द सर इनके सर के ऊपर अभी और भी है। मौसम मजीद वहशतनाक होता जाएगा अफगानिस्तान में। सर्दियां अफगानिस्तान के लिए कभी भी एक रोमांटिसाइज्ड मौसम नहीं रहा, तो वो लोग अगर अभी से आसमान के नीचे से घरों में कहीं उनको पनाह ना मैसर हुई तो ये डेथ टोल असद बढ़ सकता है, और इसमें बड़ी तादाद जो है मैल नरिश्ड बच्चों की होगी। फिर उसके बाद वेदर हार्श है और इकदामात फौरन ना लिए गए तो मेरा ख्याल है हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में वहां पर बेगरी में इजाफा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे वो आपको फॉलो करते हैं, अगर आप पैदल 2 किलोमीटर भी चल रहे हैं तो आपके साथ 2 किलोमीटर तक चलते हैं, और अगर आप किसी एक की हथेली पे कुछ रख दें तो दूसरा आपके साथ हो लेता है और वो 2 किलोमीटर तक आपके साथ चलता है। इससे अंदाजा होता है कि वहां पर गुर्बत एक बहुत बड़ा मसला है। और फिर खवातीन, और हम वहां पर देखते हैं कि अच्छे खासे देखने में बेहतर लोग, साहिब हैसियत लोग भी हमें जो है वो भीख मांगते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनके पास इन हालात में, यानी हमें कुछ ऐसी फैमिलीज भी मिलती हैं जो दूसरे सूबों से आई हुई हैं लेकिन काबुल में रहते हुए उनके पास पैसे नहीं है, उनके एसेट्स वहां पर फ्रीज हुए हैं और वो भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। तो इस तरह का आलमिया है जो कि बहुत तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर रहा है। और फिर ये जो फिगर्स हमारे सामने आई हैं सुमेरा, कि $220 मिलियन की हर माह जरूरत है अद्वियात और बाकी चीजों के लिए, आपके ख्याल में ये मसला कितने अरसे में हल हो सकता है, बाकी अगर इस पर आवाज उठाई जाए और बाकी ममालिक, अमेरिका के अलावा बाकी ममालिक भी आगे आए?
असद देखिए ना, सबसे बड़ी बदनसीबी इस वक्त ये है कि खुद अफगान जो है वो अफगानिस्तान का दुश्मन है। आप ये देखें कि बजाय इसके कि उनको इस इंसानी अलमियत पर तकलीफ होती, जो अफगान डियास्पोरा है, those who have fled from अफगानिस्तान, वो इस वक्त बाहर बैठ के मुसलसल कुछ लोगों को छोड़ के, जो कि जिसमें फौजिया कूफी जो है वो बहुत वो है बरसरे पैकार है, वो मुसलसल इसके लिए आवाज उठा रही है कि इनके एसेट्स अनफ्रीज किए जाए। मगर एक बड़ी तादाद उनके नौजवानों की जो इस वक्त अमेरिका में या जर्मनी में या बाकी जगहों पर है, और दूसरा वो लोगों को एक नेगेटिव पिक्चर पेंट कर रहे हैं। उनकी सिर्फ एक डिमांड है कि अफगानिस्तान को तालिबान से छुटकारा दिलाया जाए। अलबत्ता उनका इस इंसानी अलमियत पर कोई वो इरादा नहीं है बात करने का। यकीन करें कि अगर वो पढ़ा लिखा डियास्पोरा अफगानिस्तान का बात करे तो पाकिस्तान को और दूसरे ममालिक को बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो इस वक्त कोई और ही एजेंडा पर सरगर्म अमल है। और मेरा ख्याल है कि आलमी ताकतों को गो के उनके लिए अफगानिस्तान अब एक छोटा चैप्टर रह रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सूडान के मामलात आप देख लें, अब आलमी ताकतों का रुख कहीं और जा रहा है। पाकिस्तान भी शायद जल्द बदेर अपने मामलात में उलझ जाएगा। तो अभी इसी वक्त में अगर अफगान ने अफगानिस्तान से दुश्मनी खत्म ना की तो मेरा नहीं ख्याल कि असद, मैं और आप इतने ताकतवर हैं कि वो आलमी ताकतों को किसी तरीके से इधर मुतवज्जे करें। सुमैरा खान साहिबा, बहुत शुक्रिया। सुमैरा मौजूद थी। जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है वो खुद कह रही है कि अगर फौरी तौर पर इक़दाम ना किए गए तो बच्चों समेत लाखों अफगान शहरी भूख से मर सकते हैं और 2 करोड़ अफराद जो हैं इनके फौरी तौर पर मुतासर होने का ख़तरा, और ये आगे जाके मामलात मज़ीद ख़राब भी हो सकते हैं। तो भूख है, बीमारी है, गुर्बत है और सर्दी है, मौसम की शिद्दत है, और अफगानिस्तान में बहुत सारे इलाकों में बर्फ़ पड़ती है, बहुत सारे सूबों में बर्फ़ पड़ती है। इस सारे सूरत हाल से दुनिया कैसे निपटेगी, और अगर नहीं निपट सकती तो फिर इसके जो असरात हैं वो कहां और कैसे जाहिर होंगे, ये दुनिया के लिए बहरहाल सोचने की बात है। ये आज का प्रोग्राम था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।